नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी क्विज विद निर्मला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम सोल्व करने वाले हैं। आज जो पेपर हुआ है रीट का 16 अक्टूबर, वो सोल्व करेंगे। अलवर ज़िले में हुआ है। इसके होने का कारण आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर पेपर लेट पहुँचा था, तो वहाँ के स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया था, तो इसलिए इनका पेपर डबल करवाया गया है। तो यहाँ पर आप सॉल्व कीजिए और बताइए कि पहले के मुकाबले यानी जो 26 सितंबर को पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये पेपर कैसा है। क्योंकि मुझे तो ये पेपर जो 26 सितंबर को हुआ था उसके अकॉर्डिंग टफ है, यानी जो पेपर पहले आया था वो सिंपल था और आज जो आया है वो थोड़ा टफ था। यानी जिसकी तैयारी अच्छी है उसके ही इसमें ज़्यादा नंबर आने के चांसेस है, क्योंकि इसमें एक दो क्वेश्चन घुमा दिए हैं, एक दो क्वेश्चन में बोनस आने के चांसेस है। लेकिन फिर भी मैं तो यही कहूँगी कि पहले के मुकाबले टफ पेपर था। फिर भी आपके अकॉर्डिंग बताइए कि आपके इसमें कितने सही हो रहे हैं। कमेंट में ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी मिलान करें, वो भी इसको सॉल्व करें कि पेपर कैसा था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न है कि अधिगम के अंतर्गत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक पूछे गए हैं। तो आप सभी जानते हैं अंतर्दृष्टि सिद्धांत से संबंधित तीन है, कोहलर, कोफका और वर्धीमान। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोहलर। नेक्स्ट है, मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश करूँगी, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं करूँगी, यानी ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगी जिससे आपका टाइम वेस्ट हो। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत में मुख्य कारक निम्न में से कौन सा है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर बताना है आपको आकृतिकरण, पुनर्बलन, बहिर्गमन या स्वतः आपूर्ति। तो यहाँ पर बताइए क्या आंसर रहेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, पुनर्बलन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से आत्म संप्रत्यय की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है, ये पूछा गया है। आत्म संप्रत्यय व्यवस्थित होती है, ये बात सही है। आत्म संप्रत्यय के विशिष्ट लक्ष्य होते हैं, ये भी सही है। आत्म संप्रत्यय बहुआयामी होती है, ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन गलत हो जाएगा कि आत्म संप्रत्यय स्थायी होता है, ये बात गलत है। आत्म संप्रत्यय स्थायी नहीं होता है, तो तीसरे का आंसर यहाँ पे रहेगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, उस सिद्धांत का नाम बताना है जिसमें समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। तो ये तो सूच के सिद्धांत में ही दी जाती है, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे डी, सूच का सिद्धांत। नेक्स्ट है, अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है। अधिगम के संबंध में कौन उपयुक्त नहीं है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है, फर्स्ट ऑप्शन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव पड़ता है। बाकी ऑप्शन, अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है, ये भी सही है। समस्या समाधान अधिगम का उच्चतर स्तर है, ये भी सही है। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, ये भी सही है। यानी यहाँ पर ए राइट आंसर रहेगा कि अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में है कैसा संबंध है। सकारात्मक संबंध है, नकारात्मक है, कोई सहसंबंध नहीं है या इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर अभिप्रेरणा और समस्या समाधान जो होता है दोनों में सहसंबंध तो है, लेकिन कौन सा है, सकारात्मक है। इससे राइट आंसर रहेगा ए, सकारात्मक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, सृजनात्मकता का मापन करने के लिए इनमें कोई वाचिक परीक्षण नहीं है, यानी कौन सा वाचिक परीक्षण नहीं है। निरक्षर, बच्चे, प्रौढ़ या शिक्षित व्यक्ति। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, निरक्षर। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण है, तो पहला चरण आवश्यकता होता है, इससे राइट आंसर रहेगा बी, आवश्यकता। नेक्स्ट है, पावलोव के प्रयोग में यूसीएस है, घंटी, भोजन, लार, कुत्ता। तो यूसीएस पूछा गया है, तो लार तो क्या थी, आर थी, यानी अनुक्रिया थी, तो लार का संबंध नहीं है। घंटी का भाई यानी कि यूएस था, सॉरी सीएस था, तो यहाँ पे घंटी का भी संबंध नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर रहेगा बी, भोजन। यूसीएस भोजन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक द्वारा नहीं दिया गया। अभ्यास का, प्रभाव का, तैयारी का, ये तीनों थॉर्नडाइक ने दिए थे, लेकिन प्रतिक्रिया थॉर्नडाइक के द्वारा नहीं दिया गया, तो राइट आंसर रहेगा डी, प्रतिक्रिया का नियम। क्वेश्चन नंबर 11, शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया। तो यहाँ पर क्रेस्मर ने किया था शारीरिक गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण। आलपोर्ट अगर आप सही कर रहे हैं तो गलत है, इसने शील गुणों के आधार पर किया था। यहाँ शारीरिक गुण पूछा गया है, तो राइट आंसर रहेगा ए, क्रेस्मर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, पुरुष में हार्मोन पाया जाता है, सिर्फ एंड्रोजेंस, सिर्फ एस्ट्रोजेंस, एंड्रोजेंस तथा एस्ट्रोजेंस दोनों ही। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा सी, एंड्रोजेंस तथा एस्ट्रोजेंस दोनों ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन अनुबंध खोजा गया था, स्किनर द्वारा, थॉर्नडाइक द्वारा, हल द्वारा या फिर पावलोव द्वारा। तो राइट आंसर रहेगा सी, पावलोव के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, स्पीयरमैन बुद्धि सिद्धांत में बुद्धि के कितने कारक बताए गए हैं? तो बुद्धि के शुरुआत में कारक बताए थे 2, सामान्य और यानी जी फैक्टर और एस फैक्टर। बाद में समूह फैक्टर यानी समूह को भी जोड़ा था। इससे यहाँ पर करेक्ट ज़्यादा माना जाएगा जो स्टार्टिंग है, यानी कि 2 यहाँ पर सही रहेगा, जी फैक्टर और एस फैक्टर। कारक पूछा है तो करेक्ट वैसे बी ही रहना चाहिए। नेक्स्ट है एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 में मूल्यांकन प्रणाली ग्रेड पर आधारित है। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, ग्रेड पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, एक बालक सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वयं संबंध नहीं रखता है। तो ये तो गलत है। अपने साथियों के बीच लोकप्रिय नहीं है, ये भी गलत है। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए जानती हो, ये सही है, यहाँ सी सही हो जाएगा। वह अपना अधिकांश समय कंप्यूटर के साथ व्यतीत करता हो, तो ये तो गलत है, यानी राइट आंसर रहेगा 16 का सी। दोस्तों आप मैच कीजिए और ज़रूर बताएं आपने कितने सही किए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो लाइक ज़रूर करें। 17 यानी 17 नंबर का क्वेश्चन है, मानसिक विकास का संबंध नहीं है, स्मृति का विकास ये तो है, अवबोध की क्षमता ये भी है, तर्क एवं निर्णय ये भी है, लेकिन जो डी ऑप्शन है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, तो ये तो शारीरिक विकास से संबंधित है, मानसिक विकास से नहीं है। तो राइट आंसर रहेगा डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय के क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती वह है ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। ए ही यहाँ पर सही हो जाएगा। जिसका भी पेपर है, जिस किसी ने मुझे भेजा है तो ए इसने सही किया है, तो ए राइट रहेगा, यानी कि ए यहाँ पर सही है कि ज्ञान का सहसंबंध एवं अंतरण। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, ये जो राइट लगा रखे ज़रूरी नहीं है कि ये सही है, ये जिसका भी पेपर है उसने राइट लगा रखे हैं। मैं आपको जो ब्लू से जो मार्क कर रही हूँ वही आपको सही मानना है। फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक मुख्य समस्या है अभिप्रेरणा की, सहयोग की, अभिरुचि की या फिर समायोजन की। तो यहाँ पर किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तन में समायोजन की कमी होती है। तो राइट आंसर रहेगा डी, समायोजन की कमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवादी मनोविज्ञानी नहीं है? व्यवहारवादी नहीं है यानी कि वो अलग मनोवैज्ञानिक है, यानी संज्ञानात्मक हो सकता है। तो जे एस ब्रूम, यानी फर्स्ट वाला ही सही है कि जे एस ब्रूम जो है संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक थे। बाकी पावलोव, स्किनर और थॉर्नडाइक तो व्यवहारिक है, यानी राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञान संरचना को संशोधित किया जाता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो समावेशन कहलाती है। राइट आंसर रहेगा यहाँ पर डी, समावेशन। नेक्स्ट है, यहाँ पर थोड़ा क्रॉप हो रहा है। नेक्स्ट, शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण तथा कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है स्वास्थ्य को, गृह कार्य को, अभिरुचि को या समायोजन को। तो यहाँ पर शिक्षक का यानी असहानुभूति जो व्यवहार है, कठोर व्यवहार है, वो प्रभावित किसको करेगा? समायोजित होने में, एडजस्टमेंट को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर रहेगा बी, समायोजन। नेक्स्ट है 23, भावात्मक बुद्धि का पारिभाषिक शब्द देने वाले विद्वान हैं। तो ये दिया था डेनियल गोलमेल। राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25,
जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पर ए, समाजीकरण प्रक्रिया, यानी समाज के लिए करता है। तो राइट आंसर रहेगा ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है वह है। किस सहायता की आवश्यकता है इसको? एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता है। इस विद्यार्थियों की किसकी आवश्यकता है? इसको भावात्मक क्षेत्र की आवश्यकता है, यानी भावनाओं की आवश्यकता है, भावना से जुड़े हुए इसको फैक्ट चाहिए, इस चीज़ की आवश्यकता है। इसलिए राइट आंसर रहेगा यहाँ पर बी, भावात्मक क्षेत्र। 26 एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। यह 26 सितंबर को जो पेपर हुआ था उसमें भी प्रश्न था। तो राइट आंसर रहेगा सी, प्रोफेसर यशपाल। नेक्स्ट है 27। एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय का सिफारिश है, यानी समय के लिए सिफारिश है, यानी 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए गृह कार्य का समय होना चाहिए। तो राइट आंसर रहेगा ए, 2 घंटे प्रतिदिन। गेस्टाल्ट स्कूल के संस्थापक पूछे गए हैं। अंतर्दृष्टि सिद्धांत 3 से संबंधित है, वर्दीमर, कोफ्का और कोहलर। लेकिन गेस्टाल्ट स्कूल का जो संबंध है वो है कोफ्का से। राइट आंसर यहाँ पे रहेगा सी। 29 बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया? तो बहुकारक सिद्धांत दिया गया था थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर ये चारों ही ऑप्शन गलत है। तो इस क्वेश्चन में यानी 29 का जो 29 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोनस मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर वो ऑप्शन है ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने गार्डनर किया है तो उसका सही माना जा सकता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरक है। अभिप्रेरक क्या है? व्यवहार का आंतरिक स्रोत है, व्यवहार का बाह्य स्रोत है, व्यवहार का वास्तविक स्रोत है, या इनमें से कोई नहीं। तो अभिप्रेरक है व्यवहार का आंतरिक स्रोत। राइट आंसर रहेगा ए, व्यवहार का आंतरिक स्रोत। तो दोस्तों ये थे टोटल 30 प्रश्न। इन्हें कीजिए, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपके कितने सही हो रहे हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों में फैला दीजिए ताकि वो भी अपना मूल्यांकन करें, उन्हें भी पता चले कि पहले और अभी के पेपर में कितना डिफरेंट है, पहले पेपर कठिन था या अभी का पेपर कठिन है। धन्यवाद।